राधे राधे दोस्तों। आज हमारा क्लास जो है कि लक्ष्य, मूल्य एवं स्तर से संबंधित है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आज हम लोग देखेंगे, जो कि हर एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको आज हम लोग हल करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, तो यह कथन किसका है। तो इसमें पूछा है कि गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, तो यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है कि कोचिन का है। इसका आंसर बी होगा। और ग्रास एम केंडल ने क्या कहा है कि गृह विज्ञान एक क्रियाओं की श्रृंखला है। क्या है? एक नहीं, गृह विज्ञान एक निर्णयों की श्रृंखला है। और क्रियाओं की श्रृंखला किसने कहा है? न्यूमैन एंड समन ने कहा है। न्यूमैन एंड समन ने क्रियाओं की श्रृंखला कहा है। और जो है कि राजमल पी देवदास ने क्रियाओं मतलब गृह व्यवस्था को बात कहा है। और इरिन ओपेनहिम ने क्या कहा है गृह विज्ञान को? तो उन्होंने कहा है निर्णयों की क्रियाओं में परिवर्तन की किया जाता है। व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका है, मतलब इरिन ओपेनहिम ने कहा है कि व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका है जिसमें निर्णयों की क्रिया, इन्होंने निर्णयों की क्रिया में परिवर्तन क्रिया जाना जाता है। तो यह निर्णयों की क्रिया बताए हैं। और ग्रास केंडल ने जो है कि निर्णयों की श्रृंखला बताया है। इससे आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। पूछ देगा कि इरिन ओपनहिम ने क्या कहा है? निर्णयों की क्रिया। तो अगर निर्णयों की क्रिया आएगा तो इरिन ओपनहिम होगा, और निर्णयों की श्रृंखला ग्रासम किंडल होगा। तो ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन क्या है? यह एक मानसिक व सतत प्रक्रिया है, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, जिसमें घड़ी कम से कम साधनों का उपयोग करते हुए बेहतर ढंग से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। इसी प्रकार पी देवदास ने कहा है गृह प्रबंधन की तुलना बात से की है। मतलब पी देवदास ने गृह प्रबंधन की तुलना बात से की है। और लिचफील्ड ने इन्होंने होम मैनेजमेंट को साइकिल ऑफ एक्शन कहा है। तो ऑकॉर्जी ने क्या कहा है? गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? सुंदरता जो है कि एक आंतरिक मूल्य है। तो इसका आंसर बी होगा। तो सुंदरता क्या है? एक आंतरिक मूल्य है, जो कला और सौंदर्य के प्रति वांछनीय या रुचि उत्पन्न करता है, जो आंतरिक मूल्य में जो आता है। और साधनात्मक मूल्य वह होता है जो मूल्य व लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक होता है। मूल्य व लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहायक होता है, तो वह साधनात्मक मूल्य होता है। जैसे किसी कार्य को पूर्ण निपुणता से कुशल तरीके से संपन्न करना ही साधनात्मक मूल्य होता है। जैसे व्यक्ति की रुचि, इच्छा, संतुष्टि, यह सब साधनात्मक मूल्य में आता है। तो सुंदरता आंतरिक मूल्य है, अर्थात विकल्प बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक है। तो मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक है। यह कथन किसने किया है? तो यह कथन जो है कि निकोलम डार्सी का है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक है, तो यह कथन निकोलम डार्सी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक व बाह्य मूल्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो आंतरिक व बाह्य मूल्यों का वर्गीकरण पार्कर के द्वारा किया। तो इसका आंसर बी होगा। पार्कर ने 9 प्रकार के साधन बताए हैं। तो देखते हैं इसमें बताया गया है। तो आंतरिक और बाहरी मूल्यों का वर्गीकरण पार्कर द्वारा किया गया है। इसके अनुसार मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले मूल्य इस प्रकार हैं। आंतरिक मूल्य में मूल्य होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आराम, स्वास्थ्य। मतलब आंतरिक मूल्य का बता रहा है कि आंतरिक मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि आराम, स्वास्थ्य, इच्छा, प्रेम, ज्ञान प्राप्ति, इच्छा और तकनीकी संतोष, खेल, कला, धर्म इत्यादि। यह सब आंतरिक मूल्य है। और पार्कर ने बाद में मूल्यों को 2 भागों में वर्गीकृत किया था, क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य में। क्या बाद में कौन से मूल्य, अगर पूछ देगा कि पार्कर ने कौन सा मूल्य बाद में किया था, तो क्रियात्मक मूल्य और कार्यात्मक कल्पनात्मक मूल्य होगा। तो क्रियात्मक मूल्य वातावरण समायोजन व उसके मध्य अंतर क्रिया है तो आवश्यक है। कल्पनात्मक मूल्य मस्तिष्क से संबंधित होते हैं, जो कि अभिव्यक्ति जो प्राप्त संतुष्टि पर आधारित होते हैं। क्रियात्मक मूल्य में वस्तुओं की
वास्तविकता पर विश्वास किया जाता है, जबकि कल्पनात्मक मूल्य में खेल, कला, रचनात्मक में संतोष और धर्म से प्राप्त संतोष सम्मिलित होते हैं। तो किस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बिंदु पर कुछ करने की इच्छा होती है। तो किस बिंदु पर कुछ करने की इच्छा होती है, तो वह है लक्ष्य है। अगर मन में लक्ष्य रहेगा कोई भी करने का, तो अपने मन से ही इच्छा होती है कि मैं यह काम करूं। अगर मुझे नौकरी पानी है तो मेरे अंदर यह इच्छा लक्ष्य रहेगा कि मुझे पाना है, तभी जाकर अपनी इच्छा पूर्ण किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी सही होगा। किसी बिंदु पर कुछ करने की इच्छा लक्ष्य है। लक्ष्य आपको लगभग किसी भी सपने को साकार करने में मदद करता है। निम्नलिखित में से व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं? निम्नलिखित में से व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य कौन से हैं? तो सहकारिता, ईमानदारी और रचनात्मक, यह सब व्यवस्था के स्वाभाविक मूल्य। तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन को अर्थ देता है। तो जीवन का अर्थ को क्या देता है? मूल्य देता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। तो मूल्य जीवन को अर्थ देता है। हम सभी के कुछ ना कुछ मूल्य होते हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं। मूल्य और लक्ष्यों के माध्यम से हम जीवन से स्वभाव में जो चाहते हैं उसके संबंध में स्पष्ट विचारों के बारे में सोचना हमारी क्रियाओं के लिए बनाए गए इस ढांचे का प्रथम चरण होता है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला तत्व है। यह न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं, और इनमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन संभव बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घावधि लक्ष्य संभावना समझे जाते हैं। तो दीर्घावधि लक्ष्य संभावना जो है कि अस्थाई होते हैं, और कम जो होता है लघु अवधि का लक्ष्य होता है जो अस्थाई ना होता, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर ए होगा, अस्थाई होते हैं। तो वे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है दीर्घावधि लक्ष्य कहलाते हैं। जैसे नौकरी पाना, यह दीर्घावधि लक्ष्य है। अगर नौकरी जल्दी आ गई है और जल्दी लग गया तो लघु हो जाएगा। अगर बहुत लंबे समय जैसे देखिए टीजीटी पीजीटी का बहुत लंबे समय से खींच रहा है तो यह अस्थाई लक्ष्य है। शादी विवाह संबंधी घर बनवाना, यह सब अस्थाई लक्ष्य है। और जल्दी जल्दी काम का होना, वो सब अस्थाई लक्ष्य होता है। जैसे सब्जी लागना, सब्जी बनाना, ये सब अस्थाई है। तो कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने में महीनों एवं सालों लग जाते हैं, और कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु तो मनुष्य का जीवन ही कम पड़ जाता है। जैसे मकान बनवाना, बच्चों को शिक्षा दिलवाना, बोध का निर्माण करना, ये अधिक ही स्पष्ट, अस्थायी एवं निश्चित होते हैं क्योंकि इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। तो यह जो है कि सत्य है। पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है, तो यह सत्य है। इसका आंसर ए सही होगा। तो पार्कर के अनुसार आराम मानव व्यवहार का प्रेरणा मूल्य है। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से अनौपचारिक मूल्य हैं। तो इसमें अनौपचारिक मूल्य में आएगा प्रतिस्पर्धात्मक होगा और परख तथा चूक होगा। तो दूसरा चौथा इसका है। लागत से अधिक वापसी का मूल्य यह नहीं है। तो दूसरा चौथा कौन है इसमें देखते हैं। दूसरा चौथा तो डी में सही है, बी में है तो बी सही है इसका आंसर। तो प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य, तो प्रतिस्पर्धात्मक परख तथा चूक आदि अनौपचारिक मूल्य है। नेक्स्ट देखते हैं। गृह प्रबंधन की परिभाषा है। तो गृह प्रबंधन की परिभाषा जो कि घर की देखभाल करना या लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों में प्रबंधन करना या कार्यों को समाप्त करना, घरेलू कार्यों को दक्षता प्राप्त करना। तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रबंधन करना गृह प्रबंधन का परिभाषा है। तो इसका आंसर भी सही होगा। तो गृह प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला गृह और प्रबंधन। गृह का अर्थ होता है घर, का तात्पर्य परिवार से होता है जहाँ हम सुख शांति चैन से रहकर पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं। प्रबंधन एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग घर, व्यवसाय एवं औद्योगिक जगत में कई अर्थों में किया जाता है। प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जो अनिवार्यतः अनेक घरों में परिवार के सदस्यों द्वारा संपन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ऐसा किसने कहा है। तो यह रामचंद्र केंडल ने कहा है।
क्रियाओं की श्रृंखला नहीं, निर्णयों की श्रृंखला में ग्रासन किंडल ने कहा है। तो मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो निर्धारण करते हैं, ऐसा ग्रासन किंडल ने कहा है। तो मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ऐसा ग्रासम केंडल जी ने कहा है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व हैं। यह न्याय करने, व्याख्या करने और विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं और इनमें यह गुण होता है कि विभिन्न विकल्पों के मध्य बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन को संभव बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है। तो पूछा है कि किस लक्ष्य को परिवार प्रतिपादन पहले करता है, परिवार प्रतिपादन पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है। तो यह दीर्घकालीन लक्ष्य है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो वे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है दीर्घकालीन लक्ष्य कहलाते हैं। कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने में महीनों एवं सालों लग जाते हैं और कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मनुष्य का जीवन ही कम पड़ जाता है, जैसे मकान बनवाना, बच्चों को शिक्षा दिलवाना, बौद्ध का निर्माण करना आदि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है। तो गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान आयोजन है। इसका आंसर डी सही होगा, आयोजन। तो प्रबंधन प्रक्रिया के प्रथम चरण जो है कि योजना बनाना या आयोजन या नियोजन कहा जाता है। तो यह सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण, इसमें सर्वाधिक निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी में बताया गया है कि निर्धारित लक्ष्यों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कब करना, किसे करना, क्यों करना, कहाँ किया जाता है आदि का पूर्ण निर्धारण ही आयोजन है। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया का मुख्य चरण क्या है। तो व्यवस्थापन प्रक्रिया का मुख्य चरण जो है कि आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना, संगठन करना, मूल्यांकन करना, यह प्रक्रिया व्यवस्थापन कहलाती है। व्यवस्थापन के मुख्य चरण है आयोजन, नियंत्रण, संगठन, मूल्यांकन। तो मूल्य बनते हैं, मूल्य कैसे बनते हैं। तो मूल्य मानव की रुचि और इच्छा तक तथा अनुभव तक होते हैं। व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतर क्या होता है, मानवीय विकल्प तथा समस्याओं को हल ढूंढने में। तो इसका आंसर ए होगा, मानव की रुचि और इच्छा या तथा अनुभव पर होता है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला एक प्रमुख उत्प्रेरक है। यह जीवन को यथार्थता प्रदान करता है। बिना मूल्यों के व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है और ना ही जीवन को सफलता अर्जित कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम उपयोगिता है। तो इसमें पाठ्यक्रम उपयोगिता क्या है, शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु या शैक्षिक प्रक्रिया की व्यवस्था करने हेतु या समय व्यक्ति के स्वयं शक्तियों के उपयोग के लिए होता है। तो पाठ्यक्रम जो है कि शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भी होता है और शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थापित करने हेतु और समय व शक्ति के उपयोग के लिए भी होता है। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। तो पाठ्यक्रम हमारे लिए आवश्यक एवं उपयोगी है। पाठ्यक्रम हमारे लिए जो है कि आवश्यक एवं पाठ्यक्रम हमारे लिए जो कि निर्णय प्रक्रिया के साधन है। निर्णय प्रक्रिया के साधन जो कि संसाधन, निर्णय और ज्ञान कुशलता, ये सभी। तो इसका आंसर डी सभी है। सभी संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना कि निर्णय प्रक्रिया कहलाता है। निर्णय प्रक्रिया में निम्न साधन है, जैसे संसाधन, निर्णय प्रक्रिया, ज्ञान और कुशलता आदि। तो प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक क्या है। तो प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक जो कि मूल्य, लक्ष्य, स्तरीय तीनों है। तो इसका आंसर डी होगा, उपयोग सभी होते हैं। और प्रबंधन के उत्प्रेरक कारक कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। यही मूल्य, लक्ष्य, स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु क्या है। तो प्रबंधन प्रक्रिया का मुख्य बिंदु है आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। ये सब प्रबंधन प्रक्रिया के मुख्य बिंदु है। तो इसका आंसर डी सही होगा। तो पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें नियोजन करना, नियंत्रण करना, संगठन करना, मूल्यांकन आदि आते हैं। तो इसे प्रबंधन प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इसमें सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो बड़े निर्णय किस लिए लिए जाते हैं, किसके लिए, तो जीवन साथी का चुनाव करने के लिए लिए जाते हैं बड़े निर्णय, जो कि जीवन साथी का चुनाव करने में बहुत समय लग जाता है। तो इसका दूसरा होगा। और छोटे निर्णय जो कि दिन के भोजन में परिवर्तन, क्या परिवर्तन करना, ये छोटा निर्णय है। तो इसका चौथा हो जाएगा प्रोग्राम, इसका दूसरा चौथा नहीं, पहला दूसरा यह होगा, इसका दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा और बी का चौथा हो जाएगा। और प्रोग्राम निर्णय जो कि पार्टी व्यवस्थापन करना होता है, यह प्रोग्राम से संबंधित है। तो इसका पहला हो जाएगा। और गैर प्रोग्राम निर्णय जो कि विशिष्ट परिस्थितियों में आयोजन होती है, तो इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा। तो दूसरा चौथा पहला तीसरा किसमें है, दूसरा चौथा पहला तीसरा, तो इसका सी सही होगा। तो बड़े निर्णय जीवन साथी के चुनाव करना होता है, छोटे निर्णय दिन के भोजन में परिवर्तन, और प्रोग्राम निर्णय जो कि पार्टी व्यवस्थापन होता है, गैर प्रोग्राम निर्णय विशिष्ट परिस्थितियों में आयोजन होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण संस्थान के संबंध में सम्मिलित है, शिक्षण संस्थान के संबंध में सम्मिलित है, तो शैक्षिकों एवं कर्मचारियों का चयन, और या कार्मिक बच्चों और वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन। तो शिक्षण संस्थान के प्रबंधन में यह भी सही होगा, कार्मिक बच्चों और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन होगा। तो किसी कार्य को उपयुक्त और उचित तरीके से अर्थात बेहतर तरीके से करने हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य करने योग्य हो सके। शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने में संस्थान के प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षण संस्थान के प्रबंधन में कार्मिक बच्चे व वित्तीय संसाधन सम्मिलित होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोजन की स्थापना हुई थी। तो भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोजन की स्थापना 1960 में हुई थी। तो इसका आंसर सी सही होगा। 1950 में हुई थी, सॉरी 1950 में हुई थी। तो इसका आंसर बी सही होगा। योजना आयोजन संगठन सरकार द्वारा सन 1950 में किया गया था। योजना आयोजन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जनवरी 2015 में इस संस्थान का नाम बदलकर एनआईटी नीति निर्देशक तत्व कर दिया गया था, आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने निर्णय प्रक्रिया को निम्न सोपान सुझाया। ये समस्या किसने निर्णय प्रक्रिया को निम्न सोपान सुझाए, पूछा है कि किसने निर्णय प्रक्रिया को निम्न सोपान सुझाए, समस्या क्या है, विकल्प क्या है, कौन सा विकल्प उत्तम है। तो यह जॉन डीवी का है। तो इसका आंसर सी होगा, जॉन डीवी का है। तो जॉन डीवी ने निर्णय प्रक्रिया के सोपान को सुझाए। और निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं हैं, निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया, निर्णय का कार्य प्रबंधन के सभी स्तर पर किया जाता है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो निर्णय प्रक्रिया का सिद्धांत कौन सा नहीं है, क्या समस्या की पहचान करना, समस्या के वैकल्पिक समाधान को खोजना, या समझौता विकल्प पर विचार विमर्श करना। तो यह भी है, यह भी है और यह भी है, केवल सी नहीं है। तो समझौता नहीं है, इसका आंसर सी सही होगा। तो निर्णय प्रक्रिया की धारा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना सम्मिलित है। निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं, निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और निर्णय का कार्य प्रबंधन के सभी स्तरों पर किया जाता है। निर्णय प्रक्रिया के सिद्धांत, समस्या की पहचान, समस्या के वैकल्पिक समाधान की खोज, विकल्प पर विचार विमर्श आदि होता है। तो मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तन को 5 स्तर में विभाजित किया है। तो इसका आंसर बी होगा, 5 स्तर में विभाजित किया है। तो मुंडेल या मांडेल कहा जाए ने के परिवर्तन के वर्ग को मांडेल ने सरकारीकरण के समस्त उदाहरणों को 5 वर्ग में बांटा, जो इस प्रकार है। हाथ एवं शरीर की गतिविधियों में परिवर्तन, बाएं हाथ का प्रयोग, दैनिक दिनचर्या में सुधार, गुरुत्वाकर्षण की सहायता आदि। और तैयार उत्पाद में परिवर्तन, कार्यशैली का उत्पाद में परिवर्तन लगातार किया जा सकता है, कच्चे माल में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन आदि।
तो इस पुस्तक के लेखक का नाम चुने जिसमें मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग होता है। इस पुस्तक का नाम चुने जिसमें मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग होता है, तो निखिल एम डार्सी का। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग लेखक निखिल एम डार्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचत है, तो बचत जो कि आय व्यय है, तो इसका आंसर बचत आय व्यय है, तो इसका आंसर ऐसे ही होगा, आय व्यय है। तो बचत व्यक्ति के आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचा कर रखा जाता है, अर्थात कुल आय से व्यय को घटा देने से जो कुछ शेष बचता है तो उसे बचत कहते हैं। बचत आय व्यय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वर्णिम आयाम का अनुपात किसके द्वारा दिया गया था। तो स्वर्णिम आयाम का अनुपात किसके द्वारा दिया गया था, तो यह है, तो ग्रीक के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर बी सही होगा। तो स्वर्णिम ग्रीक द्वारा स्वर्णिम आयाम का अनुपात दिया गया था। कोर्जिन के अनुसार विप्रबंधन एक जो है कि शारीरिक विज्ञान या प्रयोगात्मक विज्ञान या सैद्धांतिक विज्ञान है। तो गृह प्रयोगात्मक विज्ञान है, तो इसका आंसर बी सही होगा। और व्यवहारात्मक विज्ञान भी कोर्जिन ने कहा है। तो कोर्टजिन के अनुसार भी प्रबंधन एक व्यवहार प्रयोगात्मक विज्ञान, इसमें प्रबंधन के माध्यम से परीक्षण फल निकाला जाता है। निम्न में से कौन सा प्रबंधन का कार्य है, इनमें से कौन सा प्रबंधन का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रबंधन का कार्य है। तो क्या अधिक्रम, नव प्रवर्तन या पहल या कार्य का विभाजन, तो इसका आंसर बी सही होगा, कार्य का विभाजन। किसी भी घर या संस्थान में प्रबंधन का मुख्य कार्य का विभाजन करना है। इससे घर या संस्थान में आसानी से सभी कार्य किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सा लक्ष्य प्रकार नहीं है, इसमें कौन सा लक्ष्य प्रकार नहीं है। तो दीर्घकालीन लक्ष्य, लघुकालीन लक्ष्य और मध्यवर्ती लक्ष्य, यह प्रकार है जो सार्वभौमिक लक्ष्य यह नहीं। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो सामान्यतः लक्ष्य का निर्धारण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। लक्ष्य को समय के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक लघुकालीन लक्ष्य, मध्यकालीन वर्ती लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि गृह व्यवस्थापन एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों का नियमित किया जाता है। किसने कहा है, तो यह राजमल सिंह देवदास ने कहा। तो इसका आंसर बी सही होगा। तो घर की गृह व्यवस्था, घर का प्रबंधन का कार्य किसके दोनों के बारे में, इसके बारे में राजा देवदास का कथन है कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों का नियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानव व्यवहार को में प्रेरणात्मक तत्व है। तो मानव व्यवहार में प्रेरणात्मक तत्व मूल्य, स्तर, लक्ष्य, ये तीनों है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। तो मानव व्यवहार में प्रेरणात्मक महत्वपूर्ण स्थान होता है। एक व्यक्ति की प्रेरणा अनेक स्रोतों से प्राप्त होते हैं जिसके अंतर्गत मूल्य, लक्ष्य, सामाजिक स्तर, प्रोत्साहन आदि इत्यादि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है। तो निर्णयों की श्रृंखला किसने कहा है, ग्रासियम केंडल ने कहा है। तो इसका आंसर बी होगा, ग्रासियम केंडल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं इसके बारे में जानते हैं। योजनाओं में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णय की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर होती है, यह कथन ग्रासियम केंडल का है। तो जानते हैं। तो नोट में बताया है कि ग्रासियम केंडल के अनुसार वास्तविक आय एवं वस्तुओं, वास्तविक वाय एवं वस्तुओं और सेवाओं के उस समूह को कहते हैं जो कि एक परिवार को एक निश्चित अवधि में उपयोग के लिए प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी प्लान के अंतिम परिणाम होता है। तो क्या मैनेजमेंट होता है, मूल्यांकन या प्लानिंग। तो इसमें से इसका आंसर कोई नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई किसी का भी नहीं। तो इसका आंसर डी सही होगा। तो किसी कार्य करने से पूर्व, इसमें इसका आंसर कोई नहीं बताया गया है। तो किसी कार्य को करने से पूर्व उसके बारे में पूर्व में ही
नीतियों, नियमों व अन्य सभी तथ्यों का निर्धारण कर लेना ही नियोजन कहलाती है। दूसरे शब्दों में भविष्य में क्या करना है इसका पूर्ण निर्धारण कर लेना ही नियोजन है, प्लानिंग। नियोजन अनेक चरणों से होकर गुजरता है। नियोजन के चरण है लक्ष्य निर्धारण, मूल्य निर्धारण, पूर्वानुमान लगाना। नियोजन के चरण क्या है? पहले लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, फिर उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है कि कैसे किया जाए, और वैकल्पिक कार्य विधियों का निर्धारण किया जाता है। फिर जो है कि वैकल्पिक कार्य विधियों का मूल्यांकन, पहले निर्धारण किया जाता है, फिर मूल्यांकन किया जाता है वैकल्पिक कार्य विधियों का। फिर श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया, जिसमें से कौन सा विकल्प श्रेष्ठ है। फिर उपयोजनाओं का निर्णय लेना होता है, योजनाओं का निर्णय लेना होता है। फिर क्रियाओं का क्रम निश्चित करना होता है, फिर क्रियान्वय एवं अनुसरण करना होता है। क्रियाओं का क्रम निश्चित करना, फिर क्रियान्वय एवं अनुसरण करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह व्यवस्थापन के निर्धारक है। तो गृह व्यवस्थापन के निर्धारक क्या है? तो आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन है। तो इसका आंसर ए सही होगा, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन। नहीं, पूछा है कि गृह व्यवस्थापन के निर्धारक तो मूल लक्ष्य स्तर होगा, तो इसे उत्प्रेरक भी कहा जाता है, उत्प्रेरक तत्व भी है। तो इसका आंसर बी सही होगा, मूल लक्ष्य स्तर होगा। तो समानता गृह व्यवस्थापन का तात्पर्य है कि परिवार के सीमित संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग करके पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। राजमल देवदास के अनुसार प्रबंधन मात्र मौलिक व मानवीय संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। स्पष्ट है कि गृह व्यवस्था के निर्धारण में मानवीय एवं अमानवीय दोनों प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से न्याय दर्शक की कौन सी विधि सरल व व्यवहारिक है? इसमें से कौन से न्याय दर्शन की कौन सी विधि सरल एवं व्यवहारिक है? तो वह व्यवस्थित या देव निर्दर्शन है। तो इसका आंसर बी होगा, व्यवस्थित देव निर्दर्शन होता है। तो समग्र जो कि यूनिवर्स में से कुछ निश्चित मानकों के आधार पर कुछ का चुनाव करना ही निर्देशन होता है, प्लानिंग होता है, कहलाता है। और व्यवस्थित देव निर्धारण न्यायदर्शक को की सबसे सरल व व्यवहारिक विधि है यह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा कि मूल्यांकन का उद्देश्य है, इसमें मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो है कि क्या यह कार्य शीघ्र समाप्त हो जाता है या कार्य देरी से समाप्त होता है, या गृहिणी को कार्य करने का ज्ञान हो, या कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक हो। तो इसका आंसर डी सही होगा। तो मूल्यांकन किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम के किसी भी एक पक्ष के विषय में सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और व्याख्या जो इस प्रकार की प्रभाविता, कुशलता व अन्य परिणामों को परखने की मान्य तरीका का एक भाग है। इस मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात होता है कि कार्य प्रभावशाली ढंग से तथा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थान से अप्रभावित है, स्थान से अभिप्राय है। स्थान से अभिप्राय क्या है? रेखाओं का उचित सामंजस्य या रिक्त स्थान या आकर्षक सतह या मनोभावों की परिवर्तन करना। तो स्थान से अभिप्राय है कि रिक्त स्थान होना। तो इसका आंसर बी सही होगा। तो समांतर स्थान से अभिप्राय रिक्त स्थान या खाली स्थान होता है, इसका प्रयोग कार्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसका उचित कथन है? यह किसका उचित तो यह युक्ति जो है कि डी उष्ड थॉमस का है। तो इसका आंसर ए सही होगा, डी उष्ड थॉमस है। निर्णय करने
नेक्स्ट इसके बारे में बताया, निर्णय करने में उन उद्देश्यों को अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। या डी उट्स थॉमस उक्ति या निर्णय लेना एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक किसी भी परिवार में दो प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, व्यक्तिगत निर्णय, सामूहिक निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखें? तो खाने की मेज पर पानी का जग मध्य स्थान पर रखा जाता है। तो इसका आंसर ए होगा, मध्य स्थान पर। तो खाने की मेज पर पानी का जग मध्य स्थान पर रखना चाहिए ताकि सभी सदस्यों को आसानी से प्राप्त हो सके। यदि पानी की जग किनारे रखा जाए तो गिरने की संभावना अधिक रहती, गिरने की संभावना रहेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि परिवार की विभिन्न स्थितियों तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? पति पत्नी तथा बच्चे, या जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, या केवल पति पत्नी, या बुढ़ापा? तो इसके संबंधित ये सही होगा, पति पत्नी तथा बच्चे होते हैं। नहीं, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, इसमें कॉलेज बताया गया है, तो इसका आंसर बी होगा, दबाव सबसे अधिक होता है। तो परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक तब होता है जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, क्योंकि इस समय परिवार की आय में बच्चों का कोई योगदान नहीं होता है, बल्कि खर्च अधिक होता है, इसी कारण आय पर दबाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? तो गृह प्रबंधन गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? या पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, चौथा अंग? तो गृह प्रबंधन का पहला अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पहला अंग में क्या होगा? आयोजन होता है, दूसरे अंग में संगठन होता है, और तीसरे अंग में नियंत्रण और फिर मूल्यांकन होता है। तो पहला अंग क्या है? पहला अंग होता है योजना। गृह प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो गृह प्रबंधन गृह विज्ञान के शिक्षा में प्रथम अंग इसके आंतरिक नियंत्रण, नियोजन, गृह कार्यों का ज्ञान व अन्य कार्यों का ज्ञान, आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, परिवार अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक ज्ञान, यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है। तो घर की सफाई में दैनिक सफाई, या साप्ताहिक सफाई, या वार्षिक सफाई, या मासिक सफाई? तो घर की सफाई के लिए दैनिक सफाई सर्वाधिक अवश्य है। अगर दैनिक सफाई गंदी रहेगी तो साप्ताहिक सफाई क्या करने का अर्थ है? तो दैनिक सफाई जरूरी सबसे ज्यादा। साप्ताहिक सफाई में जैसे कि सप्ताह में अलमारी उलमारी साफ कर देना, ये सब होता है। थोड़ा तो इसके बारे में जानते हैं। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दैनिक सफाई का है। घर के सभी भागों में प्रतिदिन कुछ न कुछ सफाई अति आवश्यक होती है। घर की दैनिक सफाई घर की व्यवस्था को बनाए रखने, स्वास्थ्य के लिए तथा गंदगी को बढ़ने से रोकने के लिए अति आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है? क्या समस्त गृह कार्यों का ज्ञान, या पाक कला का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, बच्चों की रोगों की जानकारी? तो समस्त गृह कार्यों का ज्ञान होना चाहिए, तो कुशल गृहिणी का। तो इसका आंसर ए सही होगा। तो कुशल गृहिणी के समस्त गृह कार्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। परिवार के सुख समृद्धि तथा उसके चौमुखी विकास के लिए गृह व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कुशल तथा आदर्श गृहिणी की गृह को सुव्यवस्थित बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार्य व्यवस्था का प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो योजनाबद्ध होकर कार्य करना, या परिवार के सदस्यों के सहयोग द्वारा, या परिवार के सदस्यों के व्यवहार, या परिवार के आदत? तो योजनाबद्ध होकर कार्य करना होता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है योजनाबद्ध होकर कार्य करना। इसके अतिरिक्त कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक पारिवारिक आय, परिवार के सदस्यों की संख्या, सदस्यों का व्यवहार एवं अभिरुचि, परिवार कल्याण, उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग, कार्य विधि, अनुभव तथा ज्ञान मूल्यांकन आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि गृह व्यवस्था का सिद्धांत है। तो गृह व्यवस्था का सिद्धांत इसमें पूछा है क्या है? क्या भोजन बनाना, कार्य आराम से करना, कार्य मूल्यांकन ना करना, उपयोग में से सभी? तो उपयोग में से कोई नहीं, तो यह होगा भोजन बनाना गृह व्यवस्था का सिद्धांत है।
तो गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत भोजन बनाना, घर परिवार से संबंधित कार्यों की व्यवस्था को गृह कार्य व्यवस्था कहते हैं। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। उत्तम गृह कार्य व्यवस्था से पारिवारिक जीवन सुखी एवं सरल भी बनता है। इसका उद्देश्य समय, श्रम एवं धन की यथासंभव बचत करना तथा लक्ष्य प्राप्ति के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि इसमें क्या है? क्या उसे जलाकर विसर्जित किया जाए, या खाद बनाकर, या जल प्रवाह से डालकर? तो भराव करने के लिए तो सबसे सर्वोत्तम विधि इसमें है खाद बनाकर। तो इसका आंसर सी सही होगा, खाद बनाकर। तो खाद बनाना कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है। कूड़े कचरे में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें खाद बनाने के लिए खाद को गड्ढों में डाला जाता है। इसको मिट्टी की सतहों के बीच बीच में दबाया जाता है। इसी प्रकार एक उत्तम प्रकार के कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए। तो घर का सारा कूड़ा करकट जो कि कूड़ेदान में जमा होना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही होगा। तो घर का सारा कूड़ा करकट कूड़ेदान में जमा होना चाहिए। कूड़े करकट को अंतिम निस्तारण के मुख्य विधियां होती है जलाना, जल को प्रवाहित करना, गड्ढों में भराव करना तथा खाद बनाना। घर की सफाई के दौरान निकलने वाला व्यर्थ एवं दूषित पदार्थों को घरेलू कूड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? तो प्रबंधन प्रक्रिया का आयोजन प्रथम चरण है। तो इसमें आयोजन नियंत्रण दिया है, मूल्यांकन दिया है, संगठन दिया है। जो कि नियंत्रण तीसरा चरण है, संगठन दूसरा चरण, मूल्यांकन चौथा चरण है। तो इसमें इसका आंसर कोई नहीं होगा। इसका आंसर डी सही होगा, कोई नहीं। तो योजना प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। विभिन्न विद्वानों ने गृह व्यवस्था के 4 या 5 चरण बताए हैं, पर स्वाभाविक रूप से 3 चरण होते हैं, योजना, नियंत्रण, मूल्यांकन। या यह तीनों चरण जो कि गृह व्यवस्था के 3 अवस्था है, यह तीनों अवस्था गृह व्यवस्था को भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों से जोड़कर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। तो इसका आंसर बी सही होगा, निर्णय की जाने वाली व्यवस्था की समस्या। तो निर्णय प्रक्रिया के 5 सोपान है। निर्णय की जाने वाली समस्या की व्यवस्था, समस्या के निदान के लिए विभिन्न प्रयोग की खोज, विभिन्न उपायों पर विचार विमर्श, उपयुक्त विकल्प का चयन, निर्णय से उत्पन्न परिणामों को स्वीकारता है। तो प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का कौन सा चरण है? प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन का इसमें से कौन सा चरण है? मूल्यांकन जो कि चौथा चरण है। तो इसका आंसर डी होगा, चौथा चरण। तो प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन तीसरा चरण है। प्रबंधन प्रक्रिया मूल्यांकन तीसरा चरण, उस तरह से जैसे संगठन ना हो तो तीसरा चरण, अगर संगठन तो चौथा चरण। जैसे आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन तो तीसरा चरण होगा, अगर संगठन नहीं हो तो चौथा चरण होगा। तो इसका आंसर इसमें दिया है कि मूल्यांकन चतुर्थ चरण है, नहीं तीसरा चरण, इसका सी दिया गया इसमें। वैसे ऐसे 3 होगा या 4 होगा? तो प्रबंधन प्रक्रिया मूल्यांकन तीसरा चरण है। गृह व्यवस्था के 3 प्रमुख पद अवस्था सोपान होते हैं। गृह व्यवस्था में कितने? 3 प्रमुख पद होते हैं। 3 प्रमुख पद में आयोजन, नियंत्रण, संगठन। नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन नहीं होता है 3 प्रमुख पद में। गृह व्यवस्था के ये पद एक दूसरे के पूरक हैं। ये पद एक के बाद एक स्वतः ही होते जाते हैं। तो योजना बनाना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि योजना बनाना एक प्रक्रिया है। तो यह मानसिक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर बी सही होगा, मानसिक प्रक्रिया। तो योजना बनाना एक मानसिक प्रक्रिया जिससे मनुष्य की शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। योजना बनाना एक मानसिक प्रक्रिया कही गई है क्योंकि इसके लिए बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। यह व्यवस्था प्रक्रिया का पहला चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है जिससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है। तो वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है जिससे उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है या व्यक्तिगत निर्णय। तो इसका आंसर बी सही होगा।
तो वह निर्णय जो परिवार का एक सदस्य लेता है तथा जिससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति प्रभावित होता है, तो यह व्यक्तिगत निर्णय कहलाता है। व्यक्तिगत निर्णय लेना एक आसान प्रक्रिया है क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति के अनुभव, विचार और मस्तिष्क काम करते हैं। तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है, तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया भाषा सीखना, आयोजन। तो गृह व्यवस्था की प्रक्रिया आयोजन है, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो आयोजन गृह व्यवस्था की एक प्रक्रिया है। आयोजन व्यवस्था प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत पारिवारिक क्रियाओं, संसाधनों तथा परिवार की बदलती हुई मांगों से है। आयोजन एक वैज्ञानिक पद्धति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि गृह व्यवस्था का सार है। तो गृह व्यवस्था का सार क्या है? क्या पारिवारिक संसाधनों का सार है? पारिवारिक लक्ष्यों की निश्चित करना, या समय व्यवस्थापन, ऊर्जा व्यवस्थापन, या उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। तो गृह व्यवस्था का सार उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, इसका आंसर डी सही होगा। तो गृह व्यवस्था का सार उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होता है। उपलब्ध संसाधन लक्ष्यों तक पहुंचाने के माध्यम है जिससे हम अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक अच्छा प्रबंधक है जो निरंतर निरीक्षण करता है या उत्तरदायित्व को दूसरों को सौंपता है, या कर्मचारियों के कार्यों को हस्तक्षेप करता है, या भर्त्सना करता है। तो उत्तरदायित्व तो कर्मचारियों कार्यों को हस्तक्षेप करता है, यह नहीं होगा। या उत्तरदायित्व को दूसरों को सौंपता है, यह भी नहीं होगा। या निरीक्षण करता है, निरंतर निरीक्षण करता है, तो इसका आंसर ए सही होगा। समांतर प्रबंधन का आशय ऐसे व्यक्तियों से होता है जो प्रबंधन करे। ऐसा व्यक्ति स्वयं कार्य करने के साथ साथ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अन्य लोगों से भी कार्य करवाता है। एक अच्छा प्रबंधन सदैव निरीक्षण एवं नियोजन का कार्य करता रहता है। निरीक्षण का कार्य प्रबंधन के निरंतर स्तर पर, नियोजन के कार्य संप्रबंधन के उच्चतम स्तर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार को प्रेरणात्मक मूल्य है। तो पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार का प्रेरणात्मक मूल्य क्या है? तो आराम, स्वास्थ्य, खेल, यह भी है प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी। पार्कर ने 9 प्रकार के मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य बताए हैं, जो कि आराम, स्वास्थ्य, खेल, ज्ञान, इच्छा, महत्वाकांक्षा, यह सब उसी में आते हैं। तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री पार्कर ने मनुष्य जीवन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित जीवन मूल्य बताए हैं। प्रेम, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कला, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, शिल्प, विज्ञान, संबंधित रुचियों, खेल, धर्म आदि बताए हैं। तो घर में प्रबंधन कहलाता है तो केवल कार्य करना या पारिवारिक मुखियों की जिम्मेदारी, परिवार के संसाधनों का प्रयोग, या पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग। तो यह सभी होगा, तो इसका आंसर डी सही होगा। पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग। तो पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग घर में प्रबंधन कहलाता है। किसी भी प्रकार से की गई व्यवस्था की सफलता इसमें निहित है कि उस परिवार ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति किस परिसीमा तक की है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवस्था आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का इसमें सही क्रम बताना है। तो समस्या की व्याख्या करना, विकल्प चुनना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेना, या विकल्पों का विचार। तो पहले होगा समस्या की व्याख्या करना। पहले समस्या की व्याख्या करना, फिर जो है कि विकल्प का समाधान या प्रयास करना, फिर उसमें से विकल्प का विचार करना। पहला समस्या की व्याख्या करना, दूसरा समाधान का प्रयास करना, विकल्प का विचार करना, फिर जो है कि विकल्प चुनना होगा, फिर लास्ट में निर्णय लेने की जिम्मेदारी लेना। तो पहला क्या है? पहला फिर तीसरा, पहला तीसरा किसमें है? तो पहला तीसरा बी में, तो इसका आंसर बी सही होगा। नहीं, पहला तीसरा हाँ बी में है, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो निर्णय के आशय निर्धारण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने से है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही चरण इस प्रकार: समस्या की व्याख्या करना, वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना, विकल्पों पर विचार करना, विकल्प को चुनना,
निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। और पीटर एफ डॉलर के अनुसार निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं। समस्या की परिभाषित करना होता है, समस्या का विश्लेषण करना होता है। तो वैकल्पिक समाधान का विकास करना और सबसे अच्छे समाधान का चयन करना निर्णय की प्रभावित क्रिया को प्रेरित करता है, परिणत करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण है। इसमें आंतरिक मूल्य क्या महत्वपूर्ण, स्वयं के लिए, सबके लिए, अन्य मूल्य प्राप्त करने के लिए। तो आंतरिक मूल्य जो है कि स्वयं के लिए होता है, तो इसका आंसर ए होगा, जो कला और सौंदर्य से प्रति संबंधित भी है। तो इसका आंसर स्वयं के लिए भी होता है। तो आंतरिक मूल्य स्वयं के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाला एक प्रमुख उत्प्रेरक है। यह जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। बिना मूल्य के व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है को, और ना ही जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मूल्य मानव रुचि मूल्य बनते हैं। तो मूल्य मानव रुचि, इच्छा तथा अनुभव पर बनते हैं, या व्यक्ति तथा स्थिति के बीच अंतरक्रिया या मानवीय विकल्प या समस्याओं को हल ढूंढने से बनते हैं। तो मूल्य सभी किससे बनते हैं, तो उपयोग सभी होगा। तो मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरित करने वाले एक प्रमुख उत्प्रेरक हैं। यह जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। बिना मूल्यों के व्यक्ति विकास की ओर अग्रसर नहीं हो सकता और ना ही जीवन में सफलता अर्जित कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है। तो इनमें से कौन सा उत्तम योजना गुण नहीं है, तो उसे निरंतर बना रहना चाहिए, प्रारंभ में अस्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। तो इनमें कौन सा उत्तम योजना गुण नहीं है, प्रारंभ में अस्थायी और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए, इसके विभिन्न स्तर अंतर संबंधित प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए। तो इसका सबसे सही नहीं है। तो इसमें कौन सा उत्तम योजना गुण सही गुण नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। प्रारंभ में अस्थायी रहना तो कालांतर में बदलना नहीं चाहिए, तो बदलते रहना चाहिए। तो इसका आंसर गलत होगा, बी गलत होगा। तो प्रारंभ प्रक्रिया का प्रथम चरण योजना बनाना, आयोजन या नियोजन है। यह सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। योजना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम के रूप में रेखा तैयार करना, निर्धारित लक्ष्यों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कब करना है, किससे करना है, क्यों करना है और आदि प्रश्नों का पूर्व निर्धारण ही योजना बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप है। तो तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप स्तर है, तो इसका आंसर भी सही होगा। तो तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप स्तर है। स्तर मूल्य के माप को होते हैं जिसकी उत्पत्ति हमारे मूल्य से होती है और हमारे किसी वस्तु से रुचियों की मात्रा और प्रकार निर्धारित करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि कितना संतोष प्राप्त हुआ है। दूसरे शब्दों में स्तर वस्तुओं को नापने हेतु विचार प्रस्तुत करते हैं, कार्य करने का तरीका बताते हैं और हम जैसा चाहते हैं वैसा रहने का तरीका बताते हैं। तो हमारा लक्ष्य मूल्य स्तर का क्लास समाप्त हुआ। हमारा दूसरा क्लास होगा उपलब्ध संसाधन और विनियोग आय, बचत एवं बचत से संबंधित होगा। तो यह नेक्स्ट क्लास में होगा। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद।